हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हैं, मस्त हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, है ना। और मैंने आपको बताया था, है ना, कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। बच्चों आपके पास एक पार्टिकल है ना, और उस पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको लिखते हैं हम लोग के से, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको लिखते हैं यू से, है ना। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है जिसको हम किससे लिखते हैं बच्चों? ई से, वो काइनेटिक और पोटेंशियल के योग के बराबर होती है ना। तो ई बराबर आपका क्या होता है? के प्लस यू। ओके, फिर बता रहा हूँ बच्चों, ये के क्या है बच्चों? ये के क्या है? तो ये के आपका है काइनेटिक एनर्जी। क्या है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। यू क्या है? तो बच्चों ये आपका है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये ई क्या है? तो बच्चों ये आपका है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है बच्चों। ओके, ये तो बात आ गई टोटल मैकेनिकल एनर्जी की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा बच्चों यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम, है ना, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ। कौन सा लॉ बच्चों? कंजर्वेशन लॉ। तो बच्चों एक बात सुनो, जहाँ ये कंजर्वेशन वर्ड आ जाता है ना, या फिर जहाँ ये संरक्षण शब्द आ जाता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ बच्चों आप याद करो, आप एक संवेग संरक्षण का नियम पढ़ते थे, है ना। क्या पढ़ते थे बच्चों आप? संवेग संरक्षण का नियम, है ना। तो संरक्षण शब्द आते ही, है ना, स्टेटमेंट क्या बन जाता था? तो आंसर है, स्टेटमेंट ये बन जाता था कि किसी निकाय का कुल संवेग जो है वो अचर रहता है ना, यानी नियत रहता है। और नियत रहना ही, है ना, भौतिकी में क्या कहलाता है? कि संरक्षण के नियम की पालना करता है ना। हाँ, कंडीशन थी स्पेशल, बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, है ना, किसी निकाय का टोटल लीनियर मोमेंटम, है ना, कांस्टेंट रहता है। और लीनियर मोमेंटम का कांस्टेंट रहना ही उसका क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है, संरक्षण कहलाता है ना। ऐसे ही आप +2 के फिजिक्स फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर में एक चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ोगे, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। क्या पढ़ोगे बच्चों? चार्ज कंजर्वेशन लॉ, यानी आवेश संरक्षण का नियम। क्या पढ़ोगे बच्चों? आवेश संरक्षण का नियम। तो वहां आपको मैं ये बताऊंगा, है ना, पर्टिकुलर किसी कंडीशन में आपका जो निकाय है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, है ना, विलगित होना चाहिए। उस कंडीशन में बच्चों किसी भी निकाय का जो टोटल चार्ज है वो कभी नहीं बदलता। और कभी नहीं बदलता इसका मतलब वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। और टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है तो हम बोलते हैं कि जो आपका चार्ज है वो कंजर्वेशन के नियम की पालना करता है। किसकी पालना करता है बच्चों? कंजर्वेशन के नियम की पालना करता है, यानी संरक्षण के नियम की पालना करता है। ओके, यानी आपका यदि चार्ज कांस्टेंट रहे तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ, है ना। आपका यदि लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहे तो इसको क्या बोलोगे आप? मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। ऐसे ही बच्चों मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ है। इसका मतलब आपका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, आपका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ना, वो बोलो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट रहेगा तो हम बोल देंगे कि आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, वो बच्चों कंजर्वेशन के नियम की क्या करता है? पालना। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब आपसे आवेश संरक्षण का नियम पूछे, आप बता दोगे टोटल चार्ज कांस्टेंट। आपको लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ पूछे तो आप बता दोगे टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ पूछे तो आप बोलोगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलो क्या रहेगी? कांस्टेंट। यही आपका क्या है बच्चों? कंजर्वेशन लॉ,
लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होती है, जरूरी नहीं है कि टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहे। ये कब रहेगा? जब आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना हो, 0, है ना। टोटल चार्ज कब कांस्टेंट रहेगा? जब आपका सिस्टम है वो क्या हो, आइसोलेटेड। क्या हो बच्चों? आइसोलेटेड, यानी क्या हो, विलगित। ऐसे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कब कांस्टेंट रहेगी? तो आंसर है बच्चों तब कांस्टेंट रहेगी जब केवल और केवल सिस्टम के ऊपर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ही काम करे, है ना। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ही काम करे, इसका मतलब आंतरिक संरक्षी बल ही काम करे, है ना। इसका मतलब यहां पर भी जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0, है ना। और जो आंतरिक असंरक्षी बल है, आंतरिक असंरक्षी बल है वो भी क्या होने चाहिए, 0। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स अनुपस्थित रहना चाहिए, है ना। और जो आपका असंरक्षी बल है, नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स है वो भी आपका क्या रहना चाहिए बच्चों, वो भी आपका क्या रहना चाहिए, अनुपस्थित रहना चाहिए। केवल और केवल सिस्टम पर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ही होना चाहिए। उस केस में ही हम लोग ऐसा पाते हैं कि सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक बात बता दी। ठीक है, अब आप लोगों को इसका स्टेटमेंट लिखना है, एग्जाम में आ गया, है ना, कि मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ क्या है। तो आप कह दोगे भाई कि सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी, है ना, कांस्टेंट रहता है ना। कब रहता है? जब सिस्टम में केवल और केवल इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है ना। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, है ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए, है ना। इसको बोल देंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो लिखते हैं क्या है, लिखते हैं बच्चों क्या है। तो आप लोग लिखेंगे आंतरिक संरक्षी बलों की उपस्थिति में किसी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। यही यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। बच्चों क्या है, देखो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ क्या है ना। तो लिखा हुआ है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, है ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, है ना, क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। किसकी उपस्थिति में? तो आंसर है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज की प्रेजेंट में, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंस में, है ना। एक नोट लगा के लिखोगे आप, एक नोट लगा के लिखोगे आप। क्या नोट लगाओगे, लिखो बच्चों, नोट लगा के लिखोगे, नोट लगा के लिखोगे। बाह्य बल तथा आंतरिक असंरक्षी बल अनुपस्थित होने चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। ओके, अब देखो बच्चों हम इसको प्रूव करके देखते हैं ना, प्रूव करके देखते हैं कि किस प्रकार से आपका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहता है ना। और ये हम प्रूव करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। बच्चों कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है, मैं आपको फिर बताता हूँ। मान लीजिए बच्चों
बाह्य बलों की अनुपस्थिति में किसी निकाय का जो टोटल लीनियर मोमेंटम है किसी टाइम आपने चेक किया और वो आपको कितना मिलता है 100। किसी टाइम आपने चेक किया है ना, तो आपको वो कितना मिलता है 100। और आपने कहा है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी लीनियर मोमेंटम का जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो बच्चों आप कभी भी इसका नेट मोमेंटम अब चेक कर लेना, कभी भी चेक कर लेना है ना, आपको कितना मिलेगा 100, आपको कितना मिलेगा 100, आपको कितना मिलेगा 100। ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। यानी जो नेट लीनियर मोमेंटम है वो न तो इंक्रीज कर सकता है ना, 101 नहीं हो सकता, 102 नहीं हो सकता, 109 नहीं हो सकता, इंक्रीज नहीं कर सकता, न ही ये डिक्रीज कर सकता, 95 नहीं हो सकता, 91 नहीं हो सकता, 85 नहीं हो सकता। बोलो किसी टाइम चेक किया कितना था 100 है ना, अब कभी भी चेक कर लो कितना मिलेगा 100, कभी भी चेक कर लो कितना मिलेगा 100, कभी भी चेक कर लो कितना मिलेगा 100। यानी चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब कांस्टेंट रह रहा है, अचर रह रहा है। इसका मतलब ये कंजर्वेशन जो लॉ है उसकी पालना कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी के केस में होगा। यदि बच्चों बाह्य बल नहीं है, आंतरिक असंरक्षी बल नहीं है, केवल और केवल कौन से बल है, आंतरिक संरक्षी बल है ना, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, यानी ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो बच्चों इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। तो आप लोग लिखेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है ना, किसी भी बॉडी पर या किसी भी सिस्टम पर है ना, जितने भी बल लग रहे हैं ना, किसी भी प्रकार का बल हो चाहे, उनके द्वारा जो नेट वर्क डन किया जाता है ना, परिणामी बलों के द्वारा जो नेट वर्क किया जाता है वो किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी बच्चों ये आपका है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये आपका क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना। तो डब्ल्यू नेट बराबर क्या आ गया, KF - KI। क्या बच्चों ये कार्य ऊर्जा प्रमेय है, याद करो आप कार्य ऊर्जा प्रमेय को, कार्य ऊर्जा प्रमेय को आप याद करो। क्या थी बच्चों, किसी भी पिंड पर या किसी भी निकाय पर है ना, किसी भी प्रकार का फोर्स हो, किसी भी प्रकार का फोर्स हो चाहे है ना, आपका इंटरनल कंजर्वेटिव हो या इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव हो या एक्सटर्नल हो, जितने भी बल लग रहे हैं सब मिल मिला के जो नेट फोर्स बचता है ना बच्चों है ना, वो जितना भी कार्य करता है ना, वो जो नेट कार्य है वो उस निकाय की या उस पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ओके, अब देखो बच्चों ये डब्लू नेट जो है ये क्या होगा, ये डब्लू नेट जो है ये क्या होगा, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। डब्लू नेट बराबर होगा, देखो डब्लू नेट बराबर होगा आपका, डब्लू यहाँ मैं लिख रहा हूँ आंतरिक संरक्षी प्लस डब्लू आंतरिक असंरक्षी प्लस डब्लू और यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों बाह्य है ना, इज इक्वल टू बोलो क्या लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा बच्चों, KF - KI, और इसको बच्चों मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो बच्चों डब्लू नेट को मैंने ऐसे क्यों लिखा, तो ये डब्लू नेट क्या था है ना, निकाय पर या पिंड पर है ना जितने भी बल काम कर रहे हैं ना, उन सब बलों के कारण जो नेट बल आता है ना उसके द्वारा किया गया कार्य है ना। इसका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम तो बच्चों जो आंतरिक संरक्षी बल लग रहा है उसके लिए भी है, आंतरिक असंरक्षी बल लग रहा है उसके लिए भी है, और जो बाह्य बल लग रहा है उसके लिए भी है। मान लो हर प्रकार के बल लग रहे हैं, हर प्रकार के बल लग रहे हैं, तो कुछ जो वर्क डन है वो आंतरिक संरक्षी के द्वारा किया जाएगा, जिसको मैंने डब्लू आंतरिक संरक्षी लिख दिया है ना, और इसका कुछ भाग आंतरिक असंरक्षी बल के द्वारा किया जाएगा, जिसको मैंने डब्लू आंतरिक असंरक्षी लिख दिया है ना, और कुछ जो भाग है वो बाह्य बल के द्वारा किया जाएगा, जिसको मैंने डब्लू बाह्य लिख दिया। इसका मतलब जो डब्लू नेट है,
जो डब्लू नेट है ना, वो इन तीनों के योग के बराबर होगा। ये वो वाला कार्य है जो आंतरिक संरक्षी बल ने किया है, ये वो वाला कार्य है जो आंतरिक असंरक्षी बल ने किया है, ये वो वाला कार्य है जो आपका बाह्य बल ने किया है, और इन तीनों का जो योग है वो किसके बराबर है बच्चों? नेट वर्क डन के बराबर है। और जो नेट वर्क डन है वो किसके बराबर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब देखो बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ केवल और केवल कब होता है? जब आंतरिक संरक्षी बल ही उपस्थित होते हैं, है ना। यानी बाह्य बल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी अनुपस्थित। और आंतरिक असंरक्षी बल भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए? अनुपस्थित। तो मैं लिख रहा हूं, यदि बाह्य बल तथा आंतरिक असंरक्षी बल अनुपस्थित हो तो बच्चों देखो W है ना, और जो आपका बाह्य है वो होगा 0, है ना। और आपका जो W आंतरिक और जो आपका असंरक्षी है वो भी क्या होगा? 0, है ना। बाह्य बल तो है ही नहीं, है ना, आंतरिक असंरक्षी बल भी नहीं है, तो बाह्य बल का जो वर्क डन होगा वो भी 0 होगा, आंतरिक असंरक्षी बल का जो वर्क डन है वो भी क्या होगा? 0। तो बच्चों ये वाले मान आप 1 में रखोगे, 1 में रखोगे तो क्या आएगा? W, ये क्या है बच्चों? आंतरिक संरक्षी, है ना, प्लस 0 प्लस 0, है ना, क्या आ जाएगा ये? KF माइनस KI। ओके, यहां से देखो बच्चों, W आंतरिक संरक्षी, ये जो है वो आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा बच्चों KF माइनस KI। इसको मैं दे देता हूं 2 नंबर। क्या दे देता हूं? 2 नंबर। अब देखो बच्चों, मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखोगे। मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूं, आप ये बात जानते हो या नहीं जानते मेरे को बताना। आप ये बात जानते हो या नहीं जानते मेरे को बताना। UF माइनस UI, है ना, इज इक्वल टू माइनस W आंतरिक संरक्षी। क्या बच्चों आप ये बात जानते हो तो कमेंट में लिखो कहाँ से आई ये चीज़, है ना। आपने बच्चों क्या लिखा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, है ना, किसके बराबर है बच्चों? माइनस ऑफ W आंतरिक असंरक्षी। बताओ ये कहाँ से आया? कमेंट में लिखें आप लोग, कहाँ से आया ये, है ना। ये जो बच्चों मैंने रिलेशन लिखा है ये कहाँ से आया? बताओ आप लोग, ये कहाँ से आया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ W इंटरनल कंजर्वेटिव, W बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। कहाँ से आया ये? बिल्कुल, ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, ये कहाँ से आया तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, स्थितिज ऊर्जा के मापन की परिभाषा से। पोटेंशियल एनर्जी के मापन की परिभाषा से आया बच्चों, ये मापन की परिभाषा से आया, याद है ना। आंतरिक संरक्षी बलों के द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान, है ना, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ से देखो, यहाँ से आप लोग देखो बच्चों, यहाँ से आप लोग देखो, आप लोग बच्चों W आंतरिक संरक्षी का मान निकाल लो, है ना। ये क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा UI माइनस UF। इसको मैं बोलता हूँ बच्चों 3 नंबर। कैसे आया ये, है ना, माइनस का जो चिन्ह है इसको इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये जो इनिशियल पोटेंशियल है ये तो आ जाएगा प्लस का,
और जो आपका फाइनल पोटेंशियल है वो किसका आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये आ गया बच्चों W, है ना, इंटरनल कंजर्वेटिव का वैल्यू। ठीक है, और ये वाला जो वैल्यू है ना बच्चों, ये वाला जो वैल्यू है ना वो आप किस में रख दो, 2 में। तो बच्चों 3 से, है ना, 2 में, है ना, मान रखने पर भाई 3 से 2 में मान रखने पर, तो बच्चों जो W आंतरिक सुरक्षी है ना, इसका मान आप यहां रख दो। तो ये क्या है बोलो, UI माइनस UF। ठीक है, इज इक्वल टू, बोलो बच्चों ये क्या है, KF माइनस KI, KF माइनस KI। ओके, यहाँ इनिशियल वाले टर्म बच्चों एक तरफ ले लो, है ना, इनिशियल वाले टर्म एक तरफ ले लो, तो ये आ जाएगा KI प्लस UI। ये जो KI है ये बच्चों पक्षांतरण से LHS में आएगा, तो ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, और ये जो UF है ये पक्षांतरण से RHS में जाएगा, तो ये आपको प्लस का मिलेगा। तो ये आ जाएगा देखो KF प्लस UF, ये चीज़ आ गई। बच्चों ये क्या है, ये है टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों ये क्या है, ये आपकी है टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। दोनों क्या आ गई बच्चों, बराबर, और दोनों बराबर आ गई, इसका मतलब जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो आपको क्या मिल गई बच्चों, कांस्टेंट। वो आपको बच्चों क्या मिल गई, कांस्टेंट। अरे वाह, यही तो था कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आप क्या बोलते थे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट, है ना। और यहाँ भी बच्चों टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आपको क्या मिल गई, कांस्टेंट मिल गई, है ना। इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया कि जब आपका बाह्य बल नहीं है, आंतरिक असंरक्षित बल भी नहीं है, केवल और केवल आंतरिक संरक्षित बल है, तो सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक और पोटेंशियल का जो योग है वो ऑलवेज क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट। क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट। तो यहाँ आप क्या लिख लेंगे, यहाँ आप क्या लिख देंगे, यही है ना, यही यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम है। यही यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम है। बहुत शानदार आर्टिकल है इस बात को प्रूव करने का कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। देखो बच्चों, एक तो जो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, उसका आपका यूज हो गया, और आपको यहाँ एक चीज़ और पता लग गई कि वर्क एनर्जी थ्योरम में जो वर्क डन आता है वो सब प्रकार के बलों के द्वारा किया गया नेटवर्क होता है ना। तो आपने उस नेटवर्क को 3 पार्ट में तोड़ा। पहला पार्ट था वो वाला वर्क जो इंटरनल कंजर्वेटिव के द्वारा किया जाता है, दूसरा था जो इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव के द्वारा किया जाता है, और तीसरा था जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया जाता है ना। उसके बाद देखो यहाँ आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या रहना चाहिए, अनुपस्थित रहना चाहिए, और जो आपका इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो भी आपका अनुपस्थित रहना चाहिए। तो ये वाले वर्क डन 0 हुए, तो केवल इंटरनल कंजर्वेटिव वाला वर्क डन हुआ। फिर यहाँ देखो बच्चों, जो पोटेंशियल एनर्जी का मापन का डेफिनेशन था वो और काम आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट हमें ये कहता है कि जो आंतरिक संरक्षित बल के द्वारा वर्क डन होता है ना, उसका जो नेगेटिव वैल्यू होता है वो चेंज इन पोटेंशियल होता है ना। तो यहाँ से इंटरनल कंजर्वेटिव का जो वर्क डन है वो ये वाला आ गया। ये वाला मान आपने यहाँ पुट किया तो आपके पास आ गया KI प्लस UI, है ना, और KF प्लस UF आपको क्या मिलते हैं, बराबर। इसका मतलब दोनों का योग कभी चेंज नहीं होता। यानी प्रारंभ में यदि काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम है वो यदि 100 है, तो बाद में भी काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम है वो कितना मिलता है, 100 मिलता है। यानी कभी भी चेक कर लो, प्रारंभ में चेक कर लो या अंत में चेक कर लो, दोनों ऑलवेज क्या मिलते हैं, बराबर। इसका मतलब क्या रहते हैं, कांस्टेंट। यदि ये 100 है तो ये भी कितना रहता है, 100, यानी चेंज नहीं होते। और चेंज नहीं होते तो इसका मतलब
ये क्या रहता है, कंजर्व रहता है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम। ओके बच्चों, चलो इसके बाद हम एक करते हैं सवाल। ठीक है, सवाल से और बेहतर आप इस चीज को समझोगे, है ना। तो बच्चों आपने प्रूफ भी देख लिया, है ना। टोटल मैकेनिकल कभी चेंज नहीं होगा, टोटल मैकेनिकल कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना, कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना, कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन कंडीशन है केवल और केवल इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स होने चाहिए, है ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए। अरे बच्चों एक बात देखो, आपके पास मान लो बच्चों एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल का आपने चेक किया, कभी काइनेटिक है K1 और पोटेंशियल है U1, है ना। तो काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम है वो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, मैकेनिकल, है ना। उसके बाद इस पर कोई फोर्स लगा होगा, इसका स्पीड कम ज़्यादा हो गया होगा, है ना। तो नई स्थिति में हो सकता है इसका काइनेटिक ये हो जाए, है ना, ये काइनेटिक हो जाए, काइनेटिक चेंज हो सकता है ना। काइनेटिक चेंज होगा तो बच्चों पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, लेकिन दोनों का सम कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी मैकेनिकल कभी चेंज नहीं होगा। हाँ काइनेटिक चेंज हो सकता है, हाँ पोटेंशियल चेंज हो सकता है, लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल का जो योग है वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मान लो किसी टाइम आपने चेक किया, ये आपको 90 मिला और ये आपको 10 मिला, तो बोलो टोटल कितना मिला आपको, 100, है ना। और कुछ ऐसा हुआ होगा कि उसके बाद बच्चों जो आपको काइनेटिक मिलता है वो मान लो कितना मिल गया, 70, तो आपको पोटेंशियल 30 मिलेगा। देखो बच्चों ये 90 से कितना हो गया, 70, यानी काइनेटिक में चेंज आ गया। तो ये 10 से बोलो कितना हो गया, 30, यानी पोटेंशियल में भी चेंज आ गया। लेकिन दोनों का जो सम है ना 70 + 30, अभी बोलो कितना आना चाहिए, 100, यानी टोटल मैकेनिकल यहाँ भी 100 है और टोटल मैकेनिकल यहाँ भी 100 है। तो मैकेनिकल कंजर्व रहता है, काइनेटिक चेंज हो सकता है, पोटेंशियल चेंज हो सकता है, लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल का सम चेंज नहीं हो सकता। चलो बच्चों इसके बाद एक बहुत शानदार सवाल करते हैं, बच्चों क्वेश्चन लिखिए, आप लोग क्वेश्चन लिखिए। m द्रव्यमान के पिंड को h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है ना। इसको फ्री फॉल बोलते हैं बेटा, मुक्त रूप से छोड़ना क्या कहलाता है, फ्री फॉल। सिद्ध कीजिए कि पिंड के फ्री फॉल में यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम की पालना होती है। ये आपका सवाल है, ठीक है। क्या सवाल है, ध्यान से देखो बच्चों। आपके पास एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है ना। धरातल से वो h हाइट पर है। आपने क्या काम किया, उसका फ्री फॉल कर दिया। फ्री फॉल करने का मतलब आपने उसको क्या किया बच्चों, मुक्त रूप से छोड़ दिया, ठीक है। तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, पृथ्वी खींचेगी, है ना, और वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है कि पार्टिकल का क्या हो रहा है, फ्री फॉल, है ना। और आपको ये कहा गया है कि आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि इस वाले फ्री फॉल में टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। दोबारा सुनो बच्चों, ये क्या चीज़ है, एक बार आप लोग देखो। धरातल से h हाइट के ऊपर m द्रव्यमान का एक पिंड रखा हुआ है, ठीक है बच्चों, पिंड रखा हुआ है। आपने क्या काम किया बच्चों, आपने इसका फ्री फॉल कर लिया। फ्री फॉल किया तो देखो बच्चों, इस वाले पिंड के ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या भार बल mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है ना। और ये वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये है आंतरिक संरक्षी बल। पहली बात तो गुरुत्वाकर्षण बल है
और गुरुत्वाकर्षण बल मैं आपको बता चुका हूँ कंजर्वेटिव होता है। दूसरी बात ये इंटरनल भी है, क्योंकि बच्चों पृथ्वी तथा पिंड का जो यह निकाय है, पृथ्वी तथा पिंड का यह जो निकाय है उसमें क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही विद्यमान है। गुरुत्वाकर्षण बल की क्रिया भी है और प्रतिक्रिया भी है ना। और जब एक्शन और रिएक्शन दोनों ही सिस्टम में प्रेजेंट हो तो ऐसे वाले फोर्स को बोलते हैं बच्चों इंटरनल फोर्स, है ना। देखिए पृथ्वी जो है वो बच्चों इस पिंड को गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचेगी, है ना। तो ये तो हो गया एक्शन। बोलो बच्चों एक्शन किस पे हुआ, बोलो बच्चों एक्शन किस पे हुआ, एक्शन किस पे हुआ, जिसको आप क्या बोलते हो क्रिया बल, जिसको आप क्या बोलते हो क्रिया बल। तो आंसर है पिंड पे हुआ, है ना। तो याद करो गति का तीसरा नियम, हर एक्शन का रिएक्शन होता है ना। तो पृथ्वी ने पिंड को खींचा तो पिंड भी पृथ्वी को खींचेगी, है ना। और पृथ्वी को कहाँ खींचेगी बच्चों, सेम इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। पिंड को ये नीचे की ओर खींच रही है तो पृथ्वी को पिंड कहाँ खींचेगा, ऊपर की ओर। कहाँ खींचेगा, ऊपर की ओर, है ना। तो देखो बच्चों ये आपका यदि एक्शन है तो ये क्या होगा रिएक्शन, इसको बोलो हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया बल। तो बच्चों पृथ्वी तथा पिंड का जो यह निकाय है इसमें क्रिया भी है गुरुत्वाकर्षण बल वाली और गुरुत्वाकर्षण बल वाली प्रतिक्रिया भी है। तो ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है ये कौन सा बल हो गया, आंतरिक बल। कौन सा बल हो गया, आंतरिक बल। तो इस केस में केवल और केवल इंटरनल फोर्स ही प्रेजेंट है बच्चों, किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और न ही कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, दिखाई ही नहीं दे रहा, है ना। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, है ना। और कोई बच्चों असंरक्षित बल भी विद्यमान नहीं है, असंरक्षित बल भी विद्यमान नहीं है। तो आप इसका फ्री फॉल करोगे तो बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना, ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। गिरते 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 कभी यहाँ आएगी, इसको बी पॉइंट बोल दिया, कभी यहाँ आएगी, इसको सी बोल दिया, कभी यहाँ आएगी, डी बोल दिया, धरातल पर भी आएगी, इसको क्या बोल दिया, ई बोल दिया। ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि ए पॉइंट के ऊपर आप इसका काइनेटिक और पोटेंशियल का सम निकाल लो। ठीक है, ये जो भी आएगा ये ए पे टोटल मैकेनिकल होगा। ठीक है, उसके बाद आपने जो पॉइंट है वो बी पकड़ा है, बी पे आप काइनेटिक निकालो, बी पे आप पोटेंशियल निकालो और दोनों का सम कर लो, ये मैकेनिकल आ जाएगा। उसके बाद आपने सी पकड़ा, काइनेटिक निकालो, पोटेंशियल निकालो, है ना, ये सी पर आ जाएगा मैकेनिकल। फिर डी को पकड़ो, यहाँ काइनेटिक निकालो, यहाँ पोटेंशियल निकालो, ठीक है, टोटल मैकेनिकल आ जाएगा। फिर ई को पकड़ लो, यहाँ ई पर काइनेटिक निकालो, ई पर पोटेंशियल निकालो और ये आपका ई पर टोटल मैकेनिकल आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यदि आप इनको कैलकुलेट करो तो एक बहुत शानदार रिजल्ट आता है बच्चों। यदि ए पॉइंट के ऊपर आपको टोटल मैकेनिकल कितना मिलता है बच्चों, टोटल मैकेनिकल कितना मिलता है 100, है ना। तो आप देखोगे कि बी पर भी आपको कितना मिलेगा 100, सी पर भी कितना मिलेगा 100, यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर भी 100, यानी टोटल मैकेनिकल कभी भी चेंज नहीं होता। जो ए पर है वो वाला बी पर है, सी पर भी है, वही डी पर है और वही ई पर है। यानी बच्चों ई ए बराबर क्या है, ई बी बराबर क्या है, ई सी बराबर क्या है, ई डी और बराबर क्या है, ई ई। यानी यहाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं रहता, हर पॉइंट पे उसका मान 100 है। इसका मतलब वो क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट, यानी कंजर्वेशन के नियम की, यानी मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन का जो नियम है यहाँ काम कर रहा है। ठीक है, अब आपको ये प्रूव करना है तो आपको इतने सारे पॉइंट पकड़ने की आवश्यकता नहीं, है ना। एक तो आप टॉप वाला पॉइंट ले लेना, एक बच्चा बॉटम वाला पॉइंट ले लेना, ठीक है, एक बीच में कोई पॉइंट ले लेना, यानी 3 पॉइंट ले लेना, दिखा देना। 3 पे यदि यहाँ बराबर है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने भी पॉइंट है कहीं भी चेक कर लेना, वही आएगी बच्चों, वही आएगी। तो 3 ही पॉइंट लेंगे, एक ले लेंगे ए, एक कोई दूसरा ले लेंगे बी और एक सतह वाला पॉइंट है उसको बोल देंगे बच्चों सी, है ना। इस पे निकालेंगे, बीच वाले किसी पॉइंट पे निकाल लेंगे, धरातल के नज़दीक वाले किसी पॉइंट पे निकाल देंगे और आप देखोगे वो इक्वल आ गई, इसका मतलब टोटल मैकेनिकल चेंज नहीं हो रहा। तो स्टार्ट करते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन कैसे करना होता है, इसका बच्चों सॉल्यूशन कैसे करना होता है तो आप लोग देखेंगे बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। सवाल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
तो भाई इस सवाल मैं हटा देता हूँ, है ना। बहुत अच्छा सॉल्यूशन है बच्चों, ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। सवाल हटा देता हूँ मैं, ठीक है। जो जो चीज़ आपके सवाल में है उसका मैं डायग्राम बना देता हूँ बच्चों, है ना। कुछ ऐसा ही तो है, ऐसा है, देखो ऐसा कुछ ऐसा है बच्चों, ऐसा, है ना। ये धरातल है, इससे बच्चों किसी हाइट h पर, है ना, ये कोई पिंड है, पिंड का द्रव्यमान है m, ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम क्या दे दिया a, और बच्चों ये वाला जो आपका हाइट है, ये वाला जो आपका हाइट है, इसको मैंने कितना माना हुआ है h। ओके, अब बच्चों जब ये पार्टिकल पॉइंट ए पर है यानी h हाइट पर है, तो आपके हाथ में है, ये आपने पकड़ा हुआ है इसको, है ना, पकड़ा हुआ है, तो इसका प्रारंभिक जो वेग है, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0। उसके बाद आपने इसको छोड़ दिया तो ये नीचे गिरना शुरू हो गया, नीचे गिरना ये शुरू हो गया, नीचे गिरना शुरू हो गया। तो मान लीजिए बच्चों ये जैसे ही x दूरी तय कर लेता है, और x दूरी तय करने के बाद ये पार्टिकल कहाँ पहुँच जाता है, ये पार्टिकल कहाँ पहुँच जाता है, किसी पॉइंट B पर, कहाँ पहुँच जाता है, किसी पॉइंट B पर, है ना। तो B पर जब ये आता है तो बच्चों इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो वेलोसिटी है पॉइंट B के ऊपर, मैं मान लेता हूँ कितना है, VB, है ना। वेलोसिटी तो चेंज होगा बच्चों, बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो त्वरण आएगा, है ना, त्वरण आएगा तो देखो वेलोसिटी चेंज होगा। यहाँ 0 है तो यहाँ B पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, VB, कितना हो जाएगा, VB। ओके, इसके बाद बच्चों ये नीचे गिरता रहता है, और धरातल के बिल्कुल समीप वाले बिंदु जब C पर पहुंच जाता है तो मैं मान लेता हूं कि इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, VC, इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, VC। फिर बता रहा हूं AB कितना है, x, AB बोलो कितना है, x, AB बोलो कितना है, x, AB बोलो कितना है, x। तो बच्चों आपसे यदि ये पूछा जाए कि बच्चों ये बताओ BC कितना है, आपसे ये पूछा जाए कि BC कितना है, आपसे ये पूछा जाए कि BC कितना है ना, आपसे ये पूछा जाए BC कितना है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे h माइनस एक्स। क्या बताओगे, h माइनस एक्स, क्या बताओगे, h माइनस एक्स। ये कितना है, x, ठीक है, ये कितना है, h, तो BC कितना है, h माइनस एक्स। यहाँ थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूँ बच्चों, यहाँ थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूँ। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये कितना है, x, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, x, ठीक है। 2-4 लाइन लिख लेते हैं, है ना, 2-4 लाइन लिख लेते हैं। लिख देता हूँ, m द्रव्यमान का पिंड अर्थ से h ऊंचाई पर स्थित बिंदु A पर है ना। इसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है। ओके, जब इसका फ्री फॉल किया जाता है, यानी मुक्त रूप से छोड़ा जाता है, किया जाता है, तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में, गुरुत्वाकर्षण, और यहाँ ये है आंतरिक संरक्षी बल, आंतरिक संरक्षी बल, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने लगता है, नीचे की ओर गिरने लगता है। ओके,
पैराग्राफ चेंज करके लिखो, माना x विस्थापन तय करने के बाद पॉइंट B पर इसका वेग बिल्कुल चेंज होगा, है ना भाई। त्वरित है, बल लग रहा है तो वेग में परिवर्तन होगा, तो जीरो तो रहेगा नहीं। मैंने कितना मान लिया बच्चों इसको, VB। इसका वेग VB हो जाता है, VB हो जाता है, तथा पॉइंट C पर इसका वेग VC हो जाता है। पॉइंट C पर इसका वेग कितना हो जाता है, VC। पॉइंट B पर इसका वेग क्या है बच्चों, VB, और पॉइंट C पर इसका वेग क्या है, VC। ठीक है, अब आपको तो क्या बताना है, ऐसा तो होना ही होना है भाई। किसी भी पिंड का फ्री फॉल करोगे तो बच्चों ग्रेविटी के कारण, है ना, वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, और उसका वेलोसिटी लगातार चेंज होना भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ कितना था, 0, है ना। तो मैंने मान लिया कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, x कहाँ पहुँच गया, B पर, है ना। इसका वेलोसिटी कितना हो गया, VB, है ना। उसके बाद ये कहाँ पहुँचा, पॉइंट C पर, और इसका वेलोसिटी कितना हो गया, VC। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बच्चों पॉइंट A पर इसका टोटल मैकेनिकल निकालना है ना। उसके बाद B पर टोटल मैकेनिकल निकालना है, उसके बाद आपको C पर टोटल मैकेनिकल निकालना है ना। फिर उन तीनों का कंपैरिजन करना है। यदि A वाला और B वाला और C वाला इक्वल आ जाता है, इसका मतलब टोटल मैकेनिकल चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब इस वाले एग्जाम्पल में, है ना, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम की क्या होती है, पालना। यदि ऐसा नहीं आता है तो हम बोल देंगे यहाँ तो पालना नहीं हो रही। चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करें, पॉइंट A पे टोटल मैकेनिकल निकालें। ये तो थ्योरी थी, है ना बच्चों, ये तो थ्योरी थी, है ना। अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो लिखिए पॉइंट A पर पिंड का कुल यांत्रिक ऊर्जा निम्न होगा। ठीक है बच्चों, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है उसको मैंने लिख दिया EA से। तो किसके बराबर होगा बच्चों, KA प्लस UA, KA प्लस UA। ठीक है, यहाँ से देखो बच्चों ये क्या आएगा, तो आंसर ये आएगा EA इज इक्वल टू, है ना, 0 प्लस mg, है ना। और mg के गुणा में क्या आएगा, mg के गुणा में क्या आएगा बच्चों, mg जो है इसके गुणा में क्या आएगा, पिंड की धरातल से ऊंचाई, पिंड की सतह से ऊंचाई, पिंड की सतह से ऊंचाई। यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों, यहां मैं लिख रहा हूं KA बराबर होगा 1/2m और u स्क्वायर, है ना। पॉइंट A पर इसका वेलोसिटी कितना है, u, इसका मास कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना। और ये आ जाएगा आपका 0 क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपका वेलोसिटी कितना है, 0, है ना। इसलिए बच्चों KA को मैंने क्या लिखा हुआ है, 0। पोटेंशियल आपको याद होगा, यदि कोई पार्टिकल बच्चों, है ना, अर्थ से, है ना, किस हाइट पर है, h हाइट पर, तो उसका जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, पोटेंशियल है वो कितना होता है, याद है ना आपको, तो वो होता है बच्चों mgh, यानी कितना होता है, mg गुणा, बोलो ये क्या है, h, और ये h क्या है, पिंड की सतह से ऊंचाई, पिंड की सतह से ऊंचाई। तो ये आप क्या लिखोगे बच्चों, EA बराबर, है ना, क्या आ जाएगा, mg, और बोलो क्या आ जाएगा, h, और इसको बोलो मैं क्या बोलूँगा, 1 नंबर। ये पॉइंट A पर आपका टोटल मैकेनिकल है। क्या है बच्चों, ये पॉइंट A पर टोटल मैकेनिकल, क्या है ये बच्चों, पॉइंट A पर टोटल मैकेनिकल, है ना।
ये वाली जो चीज़ है ना, ये एक नंबर, इस एक नंबर को बच्चों मैं यहाँ लिख लेता हूँ, है ना। टोटल मैकेनिकल जो आ गया ना, इसको यहाँ लिख लेता हूँ। पॉइंट ए पर टोटल मैकेनिकल EA, बोलो बच्चों कितना आ गया आपके पास, mgh, है ना। इसको आपने क्या बोल दिया बच्चों, एक नंबर, ये चीज़ आ गई। अब एक बात यहाँ और देखो बच्चों, पॉइंट ए पर पोटेंशियल है केवल, है ना, काइनेटिक तो है ही नहीं। भी पार्टिकल आपके हाथ में है, इसका वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक है नहीं। केवल और केवल बोलो इसके पास क्या है, पोटेंशियल, है ना। तो जो मैकेनिकल है वो केवल और केवल पोटेंशियल के कारण होता है। याद कीजिए मैंने आपको मैकेनिकल एनर्जी का डेफिनेशन लिखवाया था, यांत्रिक ऊर्जा का डेफिनेशन लिखाया था, गति के कारण या फिर स्थिति के कारण या फिर दोनों के कारण, है ना। जो ऊर्जा होती है उसको मैकेनिकल बोलते हैं। तो यहाँ गति तो है नहीं तो काइनेटिक तो 0 हो गया। केवल और केवल क्या बच्चों, स्थिति है तो केवल और केवल पोटेंशियल है। तो जो टोटल पोटेंशियल है ना यहाँ, वही उसका क्या होगा, टोटल मैकेनिकल। ओके, अब आ जाओ पॉइंट बी पर। तो आप लिखेंगे पॉइंट बी पर कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा कहाँ बच्चों, पॉइंट बी पर। कहाँ, पॉइंट बी पर। तो EB बराबर, काइनेटिक तो लिख दूं KB से, और B पर पोटेंशियल किसे लिख दूं, UB से। B पर पार्टिकल है, यहाँ पर काइनेटिक कितना लिख दिया, KB, यहाँ पर पोटेंशियल क्या लिख दिया, UB, है ना। तो यहाँ पर टोटल मैकेनिकल क्या होगा, KB प्लस UB। ओके, चलो बच्चों KB का मान बताओ, KB का मान बताओ फटाफट। काइनेटिक एनर्जी तो आपको मेजर करना आता है, हाफ ऑफ, है ना। यहाँ क्या आता है बच्चों, पिंड का मास गुणा में वेलोसिटी का स्क्वायर आता है। वेलोसिटी कितनी मानी हुई है आपने, VB, तो इसका क्या करोगे, स्क्वायर, है ना। ये तो काइनेटिक आ गई, सिंपल। प्लस बोलो आपको क्या लिखना है, पोटेंशियल। क्या लिखना है बच्चों, पोटेंशियल। चलो बताओ पोटेंशियल को कैसे लिखते हो भाई, पोटेंशियल को कैसे लिखते हो। M द्रव्यमान का पिंड H हाइट पे होता है तो कितना, mgh। तो U का जो वैल्यू है वो क्या लिखोगे, mg, है ना, गुणा क्या लिखोगे बच्चों, पिंड का सतह से ऊंचाई, पिंड का सतह से ऊंचाई, पिंड का सतह से ऊंचाई, ये लिखोगे आप, है ना। तो देखो बच्चों ये क्या आएगा, ये आएगा देखो EB इज इक्वल टू हाफ M। अब देखो बच्चों VB स्क्वायर क्या आएगा, VB स्क्वायर क्या आएगा, मैं ये चीज़ साइड में लिख रहा हूँ, आप लोग देखें बच्चों। गति के तीसरे समीकरण से देखते हैं, गति के तीसरे समीकरण से, किससे बच्चों, तीसरे समीकरण से। गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है, गति का तीसरा समीकरण कहता है V स्क्वायर बराबर होता है U स्क्वायर प्लस 2AS। ये होता है बच्चों, ये होता है, ठीक है। अब ये जो गति का तीसरा समीकरण लगा रहा हूं मैं, वो लगा रहा हूं A से B तक की गति के लिए। पार्टिकल पॉइंट A पे था और कहाँ पहुंच गया, B पर। यहाँ प्रारंभिक वेग कितना था, 0, और यहाँ अंतिम वेग कितना है, VB, और इसने कितना दूरी तय कर लिया, x। कितना दूरी तय कर लिया, x, है ना। इसका मतलब जो आपका AB मोशन है ना, उसमें जो V है, जो अंतिम वेग है, वो तो आपका क्या है बच्चों, VB। तो ये आएगा VB स्क्वायर। जो बच्चों पॉइंट A पर है इनिशियल वेलोसिटी, वो आपका कितना है, 0, है ना। गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति हो रही है, तो आपका जो A है वो बोलो कितना है, G, और S तय की दूरी है वो कितनी है, x। बताओ बच्चों आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे बच्चों यदि आप AB गति की बात करो, किसकी बात करो, AB गति की, गति के तीसरे समीकरण से, है ना। और यहाँ लिख रहा हूँ मैं AB गति के लिए, AB गति के लिए, है ना। AB गति के लिए प्रारंभिक वेग कितना है, 0, अंतिम वेग कितना है, VB, विस्थापन कितना है, x, और A कितना है बच्चों, G, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। तो VB स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 0 प्लस 2gx, है ना। इसका मतलब बच्चों VB स्क्वायर जो है वो आपका कितना है, 2gx। VB स्क्वायर बोलो कितना है, 2gx। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो बताओ भाई, कमेंट में यस और नो लिख के बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया। VB स्क्वायर बराबर क्या आया, 2gx। अरे बच्चों एक बात बताओ, पार्टिकल को मैंने A पर मुक्त रूप से छोड़ा, ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रहा है ना, किस त्वरण से, G त्वरण से। ये कहाँ पहुँच गया, B पर, तो B पर इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा। तो यदि इसने x दूरी तय किया है ना,
x दूरी यदि तय किया है तो तीसरे समीकरण से क्या आ जाएगा बच्चों, VB स्क्वायर बराबर 2gx। तो आप काइनेटिक आप लिख सकते हो m गुणा VB स्क्वायर है और VB स्क्वायर का मान कितना है 2gx, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप 2gx प्लस mg। अब देखना बच्चों बात, पिंड का सतह से ऊंचाई है ना, B पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, B पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं बच्चों। तो देखो B पर जब आपका पिंड है, इसका अर्थ से जो हाइट है, अर्थ से जो हाइट है वो ये वाला है, ये सारा कितना है h, ये कितना था x, तो ये कितना बचेगा h माइनस एक्स, तो यहाँ आएगा बच्चों h माइनस एक्स। तो mg गुणा ये हाइट है, तो ये चीज पोटेंशियल है। तो ये आपका है B पर पोटेंशियल यानी U एट पॉइंट D, और ये है आपका B पर काइनेटिक यानी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B, और दोनों का जो सम है वो आपका क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहां से देखो क्या आया बच्चों, EB इज इक्वल टू, है ना, देखो ये 2 है ना, इस वाले 2 से कटेगा, है ना, तो आपका जो काइनेटिक है वो कितना बचेगा mgx, कितना बचेगा mgx, है ना, प्लस अब देखो बच्चों ये सारा पोटेंशियल है, h को मल्टीप्लाई कर लो आप mg से, तो ये आएगा mgh, है ना, और माइनस का चिन्ह आएगा, x को मल्टीप्लाई कर लो mg से, तो ये बोलो क्या आ जाएगा mgx। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों mgx से आपका mgx है ना कट जाएगा, तो बोलो आपके पास जो टोटल मैकेनिकल है वो कितना बचेगा mgh। ये B पर आपका टोटल मैकेनिकल है, इसको गौर से देखो, A पे टोटल मैकेनिकल कितना आया mgh, और B पर टोटल मैकेनिकल भी कितना आया mgh। अरे वाह, चेंज हुआ ही नहीं। यहाँ पर टोटल मैकेनिकल कितना था mgh, और यहाँ पर भी कितना आया mgh। लेकिन बच्चों एक बात पे ध्यान दो, ए पर जो मैकेनिकल था ना उसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो थी नहीं। बी पर जो टोटल मैकेनिकल है उसमें काइनेटिक का कंट्रीब्यूशन भी है और पोटेंशियल का भी कंट्रीब्यूशन है। बच्चों जैसे ही आपने इस बाल को छोड़ा, है ना, बाल नीचे गिरना शुरू हुई, तो इसका स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो बी पर आते आते काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया mgx, है ना। लेकिन बच्चों पिंड का ग्राउंड से जो हाइट है वो घट रहा है, जैसे जैसे पिंड नीचे आ रहा है इसका सतह से ऊंचाई घट रहा है, और ऊंचाई घटने का मतलब है पोटेंशियल घट रहा है। तो पोटेंशियल जो कभी यहाँ कितना हुआ करता था mgh, वो कितना हो गया mgh माइनस mgx। तो देखो काइनेटिक तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, है ना। लेकिन दोनों का जो सम है यानी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कितना रहा, तो आंसर है mgh का mgh रहा, mgh का mgh रहा। फिर देख लो बच्चों काइनेटिक चेंज हो रहा है ना, पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों का जो योग है वो नहीं बदल रहा, यानी मैकेनिकल नहीं बदल रही। काइनेटिक चेंज हो रही है, पोटेंशियल चेंज हो रही है, लेकिन मैकेनिकल चेंज नहीं हो रही, टोटल मैकेनिकल चेंज नहीं हो रही। ओके, अब पॉइंट सी की बात कर लेते हैं, बीच में कोई पॉइंट और ले लो, एग्जैक्ट ये चीज आएगी। अब पॉइंट सी को पकड़ लो। तो बच्चों मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो पॉइंट सी पर, है ना, यहां मैं लिख देता हूं, आपको क्या मिला, EB बराबर भी क्या मिल गया बच्चों mgh, ये आपका 2 नंबर हो गया। पॉइंट सी पर कुल यांत्रिक ऊर्जा निकाल लेते हैं इसको, है ना। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। ओके, यहां से देखो ये चीज हटा देता हूं मैं, यहां से देखो बच्चों क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, तो ये आएगा बच्चों EC इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो KC। काइनेटिक एनर्जी तो ये होता है मास इंटू, है ना, जो वेलोसिटी होती है उसका स्क्वायर,
और सी पर आपने वेलोसिटी कितना माना हुआ है वीसी, तो हाफ ऑफ एम वी सी स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए बच्चों, पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है एम जी गुणा, है ना, क्या होता है बच्चों, पिंड का सतह से ऊंचाई, पिंड का सतह से ऊंचाई, है ना। क्या आएगा देखो, ई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम। अब चलो वी सी स्क्वायर का मान निकालते हैं, साइड में लाइन लगा के लिखेंगे, है ना। ए सी गति के लिए, ए सी गति के लिए गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से, पहले कहा है ए पर, कहाँ पहुंच गया सी पर। ए पर प्रारंभिक वेग कितना है 0, सी पर वेग कितना हो गया vc, ये कौन सा वेग है अंतिम वेग। ए से चलकर सी पर पहुंचा, कितना दूरी तय कर लेता है h, कितना दूरी तय कर लेता है h। तो बच्चों आपका जो गति का तीसरा समीकरण है वो तो है v स्क्वायर बराबर क्या है u स्क्वायर प्लस 2as। ए से सी तक की गति है, तो सी पर जो वेग है वो तो अंतिम वेग है, वो तो vc है, तो ये vc स्क्वायर आएगा। ए पर जो वेग है वो प्रारंभिक वेग है, वो बोलो क्या आएगा 0 प्लस 2, एक बोलो कितना आएगा g। ए से सी तक चलता है तो जो दूरी तय करता है वो कितनी है h, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से vc स्क्वायर आपको कितना मिल जाएगा 2gh, ये vc स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों जो vc स्क्वायर है उसका मान मैं लिख रहा हूँ, बोलो कितना 2gh। अब आप लोग एक काम और करके देख सकते हो, आप गति का तीसरा समीकरण बी सी के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन बच्चों जब आप बी सी के लिए लगाओगे ना तो जो प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है वो 0 नहीं लिखोगे, बोलो आप क्या लिखोगे vb, और अंतिम वेग क्या लिखोगे vc, और ये जो s है, ये जो s है ये कितना लिखोगे h माइनस एक्स। आप सरल कर सकते हैं, vc स्क्वायर आपको एग्जैक्ट कितना मिलेगा 2gh मिलेगा, है ना। तो फिर vb का क्यों मान रखें, इसलिए हमने a से c तक की गति को कंसिडर कर लिया ताकि सरलता बनी रहे, क्योंकि a पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है 0, ओके, प्लस mg गुणा, है ना, पिंड का सतह से ऊंचाई। सी पॉइंट बच्चों एकदम, है ना, धरातल पर है, बिंदु कण लेते हैं, एकदम छोटा कण लेते हैं, एकदम छोटा सा कण है तो सी पॉइंट, है ना, सी पॉइंट जो है वो एकदम कहाँ है धरातल पर, या ये वाला जो हाइट है इसकी तुलना में ये वाला जो हाइट है वो नेग्लेजिबल है, यानी लगभग कितना है 0, तो हाइट आपका कितना है 0, तो पोटेंशियल तो है ही नहीं फिर। तो देखो क्या आया ई सी बराबर, है ना बच्चों, 2 से 2 आप काट दो तो बोलो ये कितना आ गया mgh, और इसको मैं बोल देता हूं बच्चों, देखो आपका 3 नंबर, क्या बोल देता हूं 3 नंबर। तो आप गौर से देखो, ए पर टोटल मैकेनिकल mgh, बी पर भी आपका टोटल मैकेनिकल कितना mgh, और सी पर भी टोटल मैकेनिकल कितना आया mgh, यानी चेंज हुआ ही नहीं। लेकिन फिर देखो बच्चों, ए पर केवल और केवल पोटेंशियल था, काइनेटिक नहीं था, और सी पर केवल और केवल काइनेटिक है। देखो केवल और केवल ये काइनेटिक है, केवल और केवल काइनेटिक है, पोटेंशियल तो है नहीं, पोटेंशियल तो 0 हो गए भाई। पार्टिकल जैसे जैसे नीचे आ रहा है बच्चों हाइट कम हो रही है, तो पोटेंशियल क्या हो रही है कम हो रही है, और सतह पे गिर गया तो हाइट 0 होगी तो पोटेंशियल क्या हो गई 0, है ना। तो वो सारी की सारी जो यहाँ पोटेंशियल हुआ करती थी वो किस में चेंज हो गई काइनेटिक में, और काइनेटिक कितनी हो गई, पहले यहाँ पोटेंशियल कितनी थी mgh, यहाँ आते ही पोटेंशियल कितनी हो गई 0, ऊर्जा नष्ट हो नहीं सकती, तो ये ऊर्जा गई कहाँ बच्चों, ये वाली ऊर्जा है वो किस में चेंज हो गई काइनेटिक में, और काइनेटिक की वैल्यू बोलो कितनी आ गई mgh। फिर मैं आपको कह रहा हूँ बच्चों, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा कभी उत्पन्न नहीं होती, हाँ ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। प्यारे बच्चों, जब आप पिंड का फ्री फॉल करते हो, है ना, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लगातार घटता है ना, तो नष्ट तो हो ही नहीं सकता, नष्ट तो हो ही नहीं सकता। यहाँ आया तब mgh है, यहाँ आया तब हाइट कम होगी तो पोटेंशियल कम हो गई, इसका मतलब क्या, जो कम हुई है, जितनी कम हुई है क्या वो नष्ट हो गई, तो आंसर नष्ट तो हो ही नहीं सकती। वो पोटेंशियल जो है वो किस में चेंज हो गई बच्चों, काइनेटिक में चेंज हो गई। यहाँ स्पीड नहीं था, यहाँ इसके पास स्पीड है, इसका मतलब इसके पास क्या है काइनेटिक। जितना पोटेंशियल डिक्रीज होगा, है ना, उतना ही काइनेटिक इंक्रीज हो जाएगा।
यहाँ आते आते सारा का सारा पोटेंशियल कितना हो गया, 0। तो सारा का सारा जो पोटेंशियल था जिसका वैल्यू कितना था mgh, वो किस में चेंज हो गया, काइनेटिक में। और काइनेटिक का जो वैल्यू है वो भी प्यारे बच्चों बोलो कितना आया यहाँ mgh। तो इसी बराबर क्या आ गया, mgh। ठीक है, अब बताओ, आप लोगों ने फ्री फॉल लिया है ना, फ्री फॉल में आपने 3 पॉइंट पकड़े है ना, तीनों पे बोलो टोटल मैकेनिकल क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, आप लिखोगे समीकरण 1, 2 व 3 से क्या है बच्चों, EA किसके बराबर, EB के बराबर, किसके बराबर, EC के बराबर। फाइनली ये क्या आ गया, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या थी, mgh। क्या थी, mgh, है ना। इसका मतलब कभी भी टोटल मैकेनिकल चेंज नहीं होगा। यहाँ mgh है तो यहाँ भी कितना मिलेगा, mgh, और यहाँ पर भी कितना मिलेगा, mgh, है ना। अतः आप क्या लिखोगे, पिंड के फ्री फॉल में, पिंड के फ्री फॉल में, पिंड के फ्री फॉल में, है ना, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम की पालना होती है। यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम की पालना होती है। यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम की पालना होती है। संरक्षण के नियम की पालना होती है। ये एक एग्जांपल देख लिया बच्चों आपने, केवल और केवल इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स था, और इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आपने क्या देखा बच्चों, ये जो आपका निकाय था पृथ्वी तथा पिंड वाला, है ना, इस निकाय का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कभी चेंज नहीं होता। यहाँ कितना, mgh, यहाँ पर भी कितना आया, mgh, यहाँ पर भी कितना आया, mgh। आपने क्या लिखा था, आपने ये लिखा था, यदि आपको याद है, वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से, कि ki प्लस ui, है ना, क्या था, kf प्लस uf। वहाँ तो आपने 2 ही पॉइंट पकड़े थे, एक तो कौन से वाला पकड़ा था, इनिशियल वाला, एक कौन सा पकड़ा था, फाइनल वाला। यहाँ आपने 3 पकड़ लिए, ki का मतलब है ka, ui का मतलब है ua, है ना, kf का मतलब है kc, और uf का मतलब है uc। बोलो बच्चों ये बराबर आया कि नहीं आया, ये आपका क्या था, ea, ये आपका क्या था, ec, और ये बोलो आपका कितना आया था, mgh, है ना। तो 3 पॉइंट है तब भी, 4 पॉइंट है तब भी, k और u का जो सम है, k और u का जो सम है वो ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट, और यहाँ बोलो वो कितना रहता है, mgh। कितना रहता है, mgh। यानी पिंड के फ्री फॉल में टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। चलो बच्चों अब आपको 2 महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ, नोट लगा के लिखो बच्चों, नोट लगा के लिखो। नंबर फर्स्ट, जब पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में बदलती है। टॉप हाइट पर सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी उसके पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है। फिर कह रहा हूं बच्चों, काइनेटिक किस में चेंज होगी, पोटेंशियल में, यानी काइनेटिक तो क्या होगी, घटेगी, और पोटेंशियल क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन दोनों का जो योग है वो नहीं चेंज होगा बच्चों। मैकेनिकल चेंज नहीं होगी, काइनेटिक चेंज होगी बिल्कुल, पोटेंशियल चेंज होगी बिल्कुल, लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल का जो योग है वो चेंज नहीं होगा। और टॉप पर सारा का सारा काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। उदाहरण के रूप में बच्चों आप एक चीज देखो यार, एक चीज देखो, समझना इस बात को समझना।
आपने बच्चों यहाँ से किसी पिंड को ऊपर की ओर कोई वेलोसिटी देकर फेंक दिया। आप इसको धीरे फेंक सकते हो, आप इसको थोड़ा और फास्ट फेंक सकते हो, आप इसको और भी फास्ट फेंक सकते हो, यानी वेलोसिटी आपको देना है। तो आप इसको क्या दे रहे हो बच्चों, वेलोसिटी दे रहे हो। और यदि आपने v वेलोसिटी दे दिया तो आपने कितना काइनेटिक दे दिया उसको, तो आंसर है हाफ mv²। ये आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी। मान लो इसका मास और इसका वेलोसिटी ऐसा है कि आपने इसको सोल्व किया तो ये आपको कितना मिला बच्चों, 100 जूल। कितना मिला, 100 जूल। अब देखो बच्चों, अब ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ना, ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है ना, तो बच्चों इसके वेलोसिटी में कमी आएगी, कमी आएगी। इसका मतलब इसका अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो घटना स्टार्ट हो गया। 100 जूल नहीं, ये घटना स्टार्ट हो गया। यहाँ आया, मान लो 90 हो गया, तो फिर 10 कहाँ गया, तो आंसर है वो 10 जो है वो किस में चेंज हो गया, पोटेंशियल में। फिर और ऊपर गए, स्पीड थोड़ा और कम हो गया। मान लो काइनेटिक एनर्जी, स्पीड कम हुआ, काइनेटिक कम हो गया, मान लो काइनेटिक 80 हो गया, तो फिर टोटल तो 100 दिया था, वो 20 कहाँ गया। ऊर्जा तो नष्ट हो ही नहीं सकती, ऊर्जा संरक्षित रहती है बच्चों। तो वो जो 20 जूल का जो काइनेटिक है वो पोटेंशियल में चेंज हो गया। थोड़ा हाइट और बढ़ गया, हाइट बढ़ गया, देखो mgh आ गया, पोटेंशियल और बढ़ गया, है ना। काइनेटिक गिर रही है तो पोटेंशियल उठ रही है। और एकदम टॉप हाइट पे जाके बच्चों इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, यानी इसका काइनेटिक कितना हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया, इसका काइनेटिक कितना हो गया, 0। तो जो 100 जूल का काइनेटिक दिया था वो कहाँ गया, तो आंसर वो सारा का सारा टॉप पर किस में पहुंच गया, पोटेंशियल में। किस में बदल गया, पोटेंशियल में। यानी यहाँ यदि आप इसका पोटेंशियल चेक करोगे तो आपको एग्जैक्ट कितना मिलेगा, 100। यदि यहाँ आपका काइनेटिक कितना था, 100। और यदि ये हाइट h है तो भैया mgh से भी सरल कर लेना, बोलो एग्जैक्ट कितना आएगा, 100। आप इसको यदि और ऊपर भेजना चाहते हो तो आपको और बड़ा स्पीड देना पड़ेगा। बड़ा स्पीड दोगे तो काइनेटिक बड़ी हो जाएगी, और काइनेटिक बड़ी होगी तो देखो बच्चों सारा का सारा काइनेटिक टॉप पे जाके किस पे चेंज होना है, पोटेंशियल में। तो ये कितना होगा, 200। m और g तो कांस्टेंट है, इसका मतलब इसको 200 करने के लिए हाइट को पहले से कितना होना पड़ेगा, डबल होना पड़ेगा, यानी ये और ऊपर जाएगा। इसको और ऊपर फेंकना चाहते हो तो आपको इसे और स्पीड से फेंकना होगा, यानी जितना ज़्यादा आप काइनेटिक दोगे ये उतनी ही हाइट पर जाएगा, है ना। तो ऊपर जाते हैं तो काइनेटिक चेंज किस में होता है, पोटेंशियल में। और टॉप हाइट के ऊपर सारा का सारा काइनेटिक किस में चेंज हो जाता है, पोटेंशियल में। ये बच्चों नंबर 1 बात। नंबर 2 बात और देखते हैं, देखो नंबर 2 और देखते हैं बच्चों, नंबर 2, है ना, नंबर 2। कल फिर एक सवाल करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पावर यानी शक्ति, है ना। उसके बाद ये चैप्टर अपन पूरा कर लेंगे, है ना। और इसके बाद एक नया फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे 12th में, बहुत ज़्यादा उपयोगी है वो, है ना। उसको बोलते हैं बच्चों बल आघूर्ण। बल नहीं बच्चों, फोर्स नहीं बच्चों, बल आघूर्ण, है ना। बल आघूर्ण यानी टॉर्क, है ना। कई बार इसको कोणीय बल भी बोला जाता है। ओके, नंबर 2 देखो बच्चों, जब पिंड को किसी हाइट से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। ध्यान देना बच्चों, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका तब तो काइनेटिक किस में बदलता है, पोटेंशियल में। और किसी हाइट पे है और आपने फ्री फॉल कर दिया तब पोटेंशियल काइनेटिक में बदलेगा। इस वाले केस में काइनेटिक किस में बदल रहा है, पोटेंशियल में। और यहां पोटेंशियल किस में बदलेगा, काइनेटिक में बदलता है, ठीक है। अर्थ की सतह पर सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। कल आपको इस कॉन्सेप्ट पर एक सवाल करवाऊंगा, ठीक है। देखो बच्चों कैसे, देखो बच्चों कैसे आपके पास m द्रव्यमान का एक बाल है,
धरातल से ये h ऊंचाई पर है, ठीक है। तो हाइट h है तो इसका पोटेंशियल कितना है mgh। मान लो बच्चों m और h इस प्रकार से है कि ये पोटेंशियल जो एनर्जी है वो कितना है 100 जूल, कितना है 100 जूल। अब आपने इसका फ्री फॉल कर दिया ना, इसको फ्रीली बेटा आपने छोड़ दिया यार, तो ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। पॉइंट ए से गिरते 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 ऐसे गिरते 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 मान लो ये यहाँ आ गया पॉइंट बी पर। तो बच्चों एक बात बताओ, अर्थ से जो इसका हाइट है, अर्थ से जो इसका हाइट है वो आपका कम हो गया, कम हो गया। तो यहाँ जब ये पिंड आया तो इसका पोटेंशियल यदि आप निकालोगे तो वो 100 नहीं आएगा, कम आएगा, है ना। m गुणा g गुणा अर्थ से हाइट, हाइट कम होगी तो पोटेंशियल कम हो गया। मान लो यहाँ 100 था और यहाँ आपको कितना मिला 70, तो फिर आंसर है 30 जूल वाला एनर्जी गया क्या, ऊर्जा तो नष्ट हो नहीं सकता। तो बच्चों ये तो 30 जूल का एनर्जी है, ये यहाँ किस में चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। जरा गौर से देखो, जब यहाँ आपका पिंड था तो उसके पास स्पीड था ही नहीं, गति थी नहीं, तो काइनेटिक तो था ही नहीं। जब यहाँ आया तो एक स्पीड लेके आया है, एक स्पीड लेके आया है, स्पीड लेके आया तो इसका मतलब इसके पास क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी है। कहाँ से आया वो काइनेटिक एनर्जी, ऊर्जा तो उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तो बच्चों इसका आंसर है पोटेंशियल का जो 30 जूल पार्ट था, 30 जूल पार्ट जो था वो किस में चेंज हो गया, काइनेटिक में। लेकिन टोटल चेंज नहीं हो सकता, यहाँ काइनेटिक थी ही नहीं, तो काइनेटिक कितनी थी 0, पोटेंशियल कितनी थी 100, तो टोटल कितनी आई 100। बी पर काइनेटिक भी है, कितनी है कितनी है 30, पोटेंशियल कितनी है 70, टोटल बोलो कितनी है 100। यानी काइनेटिक और पोटेंशियल इंटरचेंज होती है बच्चा, इंटरचेंज होती है, लेकिन दोनों का सम चेंज नहीं होगा। 100 है तो 100 रहेगा, ठीक है। गिर रहा है ना, तो हाइट कम हो रहा है तो पोटेंशियल गिर रहा है, काइनेटिक उठ रहा है ना। और एकदम जब ये इस तरह से टकराएगा, एकदम जब ये इस तरह से टकराएगा, हाइट तो रहेगा ही नहीं, तो पोटेंशियल तो 0 हो गया। इसका मतलब जो 100 जूल का पोटेंशियल था वो सारा का सारा किस में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक बात आपसे पूछूं, मैं कहूं कि पार्टिकल के पास यहाँ पोटेंशियल 100 जूल है ना, आपने फ्री फॉल किया, सतह से टकराया, तो इसका काइनेटिक कितना है, तो हाफ ऑफ इसको c बोलूं तो m गुणा vc स्क्वायर से निकालने की जरूरत ही नहीं, पोटेंशियल 100 है तो यहाँ सारा का सारा पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो चुका है। इसका मतलब काइनेटिक भी बोलो कितना होगा 100। या यदि पोटेंशियल mgh है तो जब h हाइट गिर जाता है तो यहाँ जब ये सतह पर आ जाता है, जब ये सतह पर आ जाता है, सतह पर गिर जाता है, तो सारा का सारा पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो चुका है। इसका मतलब सतह पर, केवल सतह पर जो काइनेटिक है उसको आप क्या लिख सकते हो, mgh, क्योंकि सारा का सारा पोटेंशियल किस में चेंज हो चुका है, काइनेटिक में। तो बच्चों दो स्पेशल केस हैं, याद रखना। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो काइनेटिक किस में चेंज होगा भाई, पोटेंशियल में। लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल का जो योग है वो चेंज नहीं होगा, यानी मैकेनिकल चेंज नहीं होगी, है ना। फ्री फॉल करोगे, है ना, तो बच्चों पोटेंशियल किस में चेंज होगा, काइनेटिक में, है ना। लगातार स्पीड बढ़ेगा उसका, है ना, नीचे की ओर गिर रहा है और बढ़ते वेग से गिरेगा भाई ये, है ना। तो पोटेंशियल कम होगा, काइनेटिक आपका बढ़ जाएगा, लेकिन टोटल मैकेनिकल अब भी चेंज नहीं होगा, टोटल मैकेनिकल अब भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ, यानी यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम। फिर आपको बता देता हूँ क्या है बच्चों। यदि ध्यान से सुनना, केवल और केवल कौन से वाले फोर्सेज होने चाहिए, तो आंसर है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज होने चाहिए, है ना बच्चों। एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, है ना। और बच्चों इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं होना चाहिए, ये दोनों जीरो होने चाहिए। केवल और केवल इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो केवल और केवल आंतरिक संरक्षिबल होना चाहिए। और बच्चों यदि केवल और केवल आंतरिक संरक्षिबल है तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि भौतिकी में या प्रकृति में कहीं भी जो सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो चेंज नहीं होता, है ना। चेंज नहीं होता इसका मतलब कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट रहता है तो इसको बोलते हैं कि कंजर्व रहता है, कंजर्व रहता है तो इसको बोलते हैं कि कंजर्वेशन के नियम की पालना करता है ना। और यही आपका क्या हो जाता है, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पूरा करते हैं। ओके, थैंक यू।